हेलो एवरीवन, कम अगेन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर एक्सपीरियंस लेकर पिशाचिनी और उसकी साधना। ये सुनते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आती होगी कि जो भी कोई ये साधना कर रहा है वो अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए इस साधना को कर रहा होगा। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है। पिशाचिनी की साधना लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि उससे उन्हें दौलत, शोहरत और किसी तरह का सांसारिक सुख चाहिए होता है, लेकिन कई बार उसको साध कर लोग ऐसे काम करवाते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसा है हमारी आज की इस कहानी के अंदर जो हमारे साथ शेयर की है प्रणव ने। और ये कहानी उनके दोस्त अनुज के साथ हुई थी जब वो 9th क्लास में थे। उस टाइम वो बहुत छोटे थे, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि उनके साथ क्या हुआ था। तो कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे स्क्रीन पे दी गई इन आईडीज और हमारे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरीज को वॉइस नोट फॉर्म में भेज सकते हैं या फिर आप उन्हें रिटर्न फॉर्म के अंदर भी हमसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर स्टार्ट कर दी है मेंबरशिप्स। 2 लेवल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए, एक प्रिंस वॉरियर्स और एक प्रिंस लेजेंड्स। दोनों ही लेवल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। प्रिंस वॉरियर्स में आपको मिलेंगे मेंबर्स एक्सक्लूसिव पर्क्स, जहां पर आपको एक्सक्लूसिव बैजेस मिलेंगे, आपको प्रायोरिटी रिप्लाई ऑफ कमेंट्स मिलेगा और उसी के साथ साथ आपको मिलेंगे मेंबर्स एक्सक्लूसिव लाइव सेशंस ओनली। वहीं अगर आप प्रिंस लेजेंड्स में जाते हैं तो आपको हमारी हर स्टोरी का अर्ली एक्सेस मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको बाकी सारे जो वॉरियर्स के अंदर पर्क्स है वो सब आपको मिलने वाले हैं। तो चेकआउट करें हमारे मेंबरशिप सेक्शन को और कन्वर्ट हो हमारी फैमिली में। तो एक कहानी है मध्य प्रदेश से। उस टाइम अनुज 8th क्लास में था और उसका एडमिशन अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में हुआ था, जो कि सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल था। उस स्कूल के अंदर सारी फैसिलिटीज थी, एक्स्ट्रा करिकुलर के स्पोर्ट्स वगैरह, डांस वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ था। और अनुज जो था वो अपने आप में एक मेरिटोरियस स्टूडेंट था। पढ़ाई में तो वो अच्छा था ही था, उसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी उनमें भी वो अव्वल रहता था। तो अनुज अपनी 8th क्लास के फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में भी लगा हुआ था और साथ ही साथ वो एक स्कॉलरशिप एग्जाम जैसे NTSE होता है उस तरह के एक एग्जाम की तैयारी के अंदर भी लगा हुआ था, जो ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं। अनुज रात का उल्लू था, मतलब वो रात रात भर जाग कर पढ़ता था। और ऐसे एक दिन वो रात को पढ़ाई कर रहा था, उसके घर वाले जो थे उनके पड़ोस में ही शादी का एक फंक्शन था, वहां पर गए हुए थे। उस टाइम रात के 11:30 बज रहे थे, पढ़ रहा था वो बैठा बैठा, तभी उसके जो घर था उसकी डोरबेल बजती है। उसको लगता है कि घर वाले आ गए। वो जाकर गेट खुलता है तो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं था। वो थोड़ा सा शॉक्ड रहता है कि डोरबेल तो बजी थी। उसे लगा हो सकता है उसको ऐसे ही सुनाया गया हो। उसने गेट बंद किया। अब जैसे ही गेट बंद वो करने वाला था उसे एक लड़की के रोने की आवाज आई। वो तुरंत वहीं रुक जाता है और अपना हल्की सी गर्दन गेट से बाहर निकालकर झांकता है। तो उसे अपने घर, अपने रूम के सामने एक झाड़ियां थी, उन झाड़ियों के अंदर कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है। वो थोड़ा सा बाहर निकल उस चमकती हुई चीज की तरफ बढ़ता है, तभी वो देखता है कि झाड़ियों में से एक काले रंग की बकरी निकलकर बाहर आ रही है। अनुज वो बकरी को देखकर वापस अपने रूम के अंदर जाने लगता है घूमकर। लेकिन जैसे वो घूमकर अंदर जाने लगता है उसे ऐसा फील होता है कि पीछे से खड़ा होकर कोई उसे घूर रहा है। वो ये चेक करने के लिए वापस ऐसे घूमता है, अपनी तिरछी निगाहों से देखता है तो देखता है कि जो बकरी थी वो अनुज को घूर रही थी और घूरते घूरते वो उसको देखकर हंस रही थी। कैन यू इमेजिन? आपके सामने रात को 11:30 बजे अंधेरे के अंदर एक काले रंग की बकरी खड़ी हुई है और वो बकरी आपको देखकर हंस रही है। थोड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या चक्कर है, बकरी हंस रही है। फिर इग्नोर करता है, हंस रही होगी यार, छोड़ना। तो थोड़ा डर भी लगता है, छोटा सा बच्चा था वो। चल के अंदर जाता है, गेट लगाता है और गेट लगाते उसे याद आता है लेकिन इतनी रात को यहाँ पर ये बकरी आई कहाँ से? मोहल्ले में तो किसी के पास ऐसी कोई बकरी है ही नहीं। वापस अपना गेट खोलकर देखता है, जब बकरी खड़ी थी देखता है कि वहां से वो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उसको समझ में नहीं आता है, वो इग्नोर भी करता है, जाके अपना रूम बंद करता है और वापस से पढ़ने बैठ जाता है। अब वो टेबल पर पढ़ने की जगह अपने बेड पर अपने रजाई कंबल के अंदर पैर डालकर बैठ के पढ़ रहा होता है। पता नहीं कब पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है। जब नींद आ जाती है तो उसे एक सपना आता है। उस सपने के अंदर उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि दिखने में तो बहुत सुंदर होती है। उसके बहुत काले लंबे घने घने बाल होते हैं। तो वो देखता है सपने में कि सोते हुए उसके अंगूठा, पैर का जो अंगूठा उसको पकड़ के वो काट रही है और काटने से उसे दर्द हो रहा है, उसे बहुत डर भी लग रहा है और वो चिल्ला रहा है। लेकिन वो एक्चुअली सपने की जगह असलियत में भी बहुत तेज चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी उसके पास भाग कर आती है और उसको जगाती है। तो जगाते जब वो उठता है तो बहुत तेज डर लगता है, अपनी मम्मी के गले लग जाता है। उसकी मम्मी पूछती बेटा क्या हुआ? तो बोलता है कि पता नहीं मम्मी, शायद मैंने कोई बहुत बुरा सपना देख लिया है। लेकिन अनुज की मम्मी को वहां पर कुछ अजीब लगा, कुछ जो बिहेवियर। उन्होंने जब अनुज को गले लगाया तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो रखा था, बर्फ की तरह। ऑल्दो सर्दियों का मौसम था पर इतनी तेज भी सर्दी नहीं थी इतना ठंडा उसका शरीर हो जाए। और दूसरा,
जैसे वो उसके रूम में घुसी थी, उनको घुसते ही बड़ी गंदी सी सड़े हुए मांस की स्मेल आ रही थी और उस स्मेल उनको अभी भी आ रही थी। लेकिन क्योंकि अनुज छोटा था, वो डर जाता, उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया। इनकी फैमिली प्योर वेजिटेरियन थी, घर में मांस तो हो ही नहीं सकता जो सड़ेगा। उनको लगा कि शायद इसके रूम में कोई चूहा हुआ मर गया है। अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो अनुज को उठा के अपने साथ दूसरे रूम में लेकर उसको वहीं पर सुला दिया और उसके बाद उसे ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नेक्स्ट डे अनुज के स्कूल जाने के बाद उसकी मम्मी जाके उसके रूम की साफ सफाई करती, पूरा चेक करती, तो उन्हें बेड के पीछे कोने के अंदर एक चूहा मरा हुआ मिलता है और मरा हुआ जो चूहा था उसकी हालत जैसे किसी ने उसको निचोड़ दिया हो, पकड़े थे ना टावल को निचोड़ते हो, ऐसे बिल्कुल चूहा मुड़ा हुआ था। लगा पता नहीं चूहा कैसे मर गया और वही बदबू मारा था, सेम बदबू थी। उन्होंने उसको उठाया, बाहर निकाला, कमरे की साफ सफाई की, वहाँ धोया और उसके बाद पूरे कमरे के अंदर उन्होंने गंगा जल छिड़क दिया ताकि अगर उस कमरे में किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो तो वो बाहर चली जाए। शाम को अनुज अपना स्कूल और कोचिंग फिनिश करके आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे वही बकरी दिखाई देती है। वो बकरी बिल्कुल फेस टू फेस अनुज के सामने खड़ी थी और फिर जैसे उसकी अनुज से आंखें मिली, वो बकरी घूमी और एक डायरेक्शन में चलने लगी। अनुज उस बकरी को देखकर चौंक गई, तो वही बकरी जो रात को दिखाई देती है और वो जानना भी चाहता था कि बकरी आखिर किसकी है, तो वो भी उस बकरी के पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन अनुज को ऐसा फील हो रहा था कि वो उस बकरी के इन्फ्लुएंस में है, वो उसके हिप्नोटिज्म में है, वशीकरण में है। चुपचाप वो उस बकरी के पीछे चले जा रहा था, उसे उस दुनिया में कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, बस आगे चलते हुए बकरी थी और वो उसको फॉलो कर रहा था। वो उसके पीछे चल ही रहा था, तब उसके कानों में बहुत ही अजीब सी डरावनी सी आवाज आती है औरत की। रुक जाता है, अपने चारों तरफ देखता है कि आवाज़ कहाँ से आई और फिर सामने वो बकरी की तरफ देखता है तो बकरी अब भी चले जा रही थी। वो फिर से उसकी तरफ चलने लगता है, तभी उसको पीछे से किसी की आवाज़ आती है। उसके एक पड़ोस वाले अंकल वहाँ से जा रहे थे, वो बोलते कि अनुज, ये शाम के टाइम पर शमशान घाट की तरफ कहाँ जा रहे हो, चलो घर भागो। अनुज उन अंकल की बात सुन तो रहा था, बट उसके कानों में अभी भी वो अजीब सी आवाज़ आ रही थी और उसका ध्यान कहीं और था। वो अंकल फिर से अनुज को आवाज़ लगाते हैं, अनुज, तब जाकर उसको होश आता है और अंकल की तरफ देखता है, उससे क्या कर रहे हैं, चल भाग, और बस बिना कुछ बोले वो सीधा अपने घर की तरफ भाग जाता है। पहले तो वो अपनी मम्मी को सब कुछ बताने की सोचता है, फिर वो सोचता है कि यार मम्मी बेमतलब परेशान होगी, शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए उसको ऐसी आवाज़ सुनाई आ रही है। वो घर जाता है, अपना खाना वाना खाता है और उसके बाद डिनर करके वो पढ़ने बैठ जाता है। अब जो उसका पढ़ने का सिस्टम था, जहाँ वो बैठता था, तो जिसका गेट था मेन, उसी के जस्ट सामने उसकी टेबल थी और जब वो पढ़ने बैठता था तो उसकी पीठ जो होती थी वो उसके रूम के गेट की तरफ होती थी। अनुज शांति से बैठकर अपने टेबल के ऊपर पढ़ रहा होता है, तभी पढ़ते पढ़ते अचानक से उसकी पीठ के पीछे कुछ चुभता है, बहुत तेज निकला चुभता है, देखकर वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर पीछे घूम के देखता है तो रूम में कोई नहीं था। लेकिन चुभन इतनी ज्यादा थी कि वो दर्द के मारे ही खड़ा हो गया था। वो सोच ही रहता, चाहे तब देख ही रहता, तभी उसे अपने कमरे के बाहर किसी की पायल की आवाज आती है। अपने रूम में लगी घड़ी में देखता है, रात के 1:30 बज रहे थे और सोचते रात को 1:30 बजे हो सकता है शायद मम्मी उसे चेक करने आई हो। वो बाहर जाकर गेट खोलता है तो उसका जो रूम था बेसिकली घर के अंदर ही था, घर के बाहर नहीं था। तो रूम गेट खोलता है, गेट खोल के बाहर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी उसे कोने में साइड में पर्दे के पीछे ऐसे बाल जाते, लंबे घने बाल जाते हुए दिखाई देते। देखकर तो बिल्कुल सहम जाता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वहां जाकर वो चेक कर पाए कि वहां कौन है। फटाफट से गेट बंद करता है और आकर चुपचाप से अपने बेड पर लेट जाता है। वो अपने बेड पर लेट कर घबराया हुआ सा बिल्कुल हृदय के अंदर मुंह डालकर लेटा रहता है और आंख बंद करके बस बाहर नहीं निकलता। पता नहीं कब उसे नींद आ जाती है। नींद में आने के बाद उसे आता है एक स्लीप पैरालिसिस का अटैक। उसे लगता है उसे गले के अंदर यहाँ पर कोई कुछ चुभा रहा है और वो चुभन जो है वो इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। कैसे लग रहा है उसका जो वॉइस बॉक्स है, जो डायफ्राम है, उस डायफ्राम के अंदर कुछ चुभ रहा है और वो बहुत तेज दर्द करता है। वो कोशिश करता है कुछ बोलने की, तभी उसकी आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद वो देखता है तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसको दर्द हल्का हल्का हो रहा होता है। उसको लगता है कि वही सपना देख रहा था, फिर वापस से वो सो जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से अनुज की तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। अब उसको रात में नींद नहीं आया करती, उसे बड़ा अजीब सा लगा करता था। वो सोने की कोशिश करता लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता, दिमाग एक जगह स्थिर नहीं था, वो सो नहीं पाता था। वो कुछ भी खा रहा था, थोड़ी देर के बाद वो वापस से वॉमिट कर देता था। 3-4 दिन में ही तबीयत खराब होने की वजह से उसका वेट बहुत डाउन हो गया, तो कमजोर सा लग गया था। तो अनुज की मम्मी को शक तो पहले से था, तो डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ वो एक पंडित जी को भी अपने घर पर लेकर आई, ये देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। वो पंडित जी आए, उन्होंने सबको अनुज के रूम से बाहर निकाला और अंदर अनुज का रूम बंद करके वो बैठ गए और करीबन 20 मिनट के बाद वो रूम से बिल्कुल डरे हुए जैसा हड़बड़ाते हुए बाहर निकले। सब लोग बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे कि वो कुछ बताएंगे, लेकिन वो पंडित जी तो भागते हुए और बस एक चीज बोल रहे थे, रक्षामी प्रभु रक्षामी। तो जिसकी मम्मी के पास आकर बोलते हैं, इस पे किसी बहुत मायावी शक्ति का साया है और
जो भी कुछ है ये बहुत सिद्ध है, मैं इससे नहीं छुड़ा सकता। अरे मैं क्या, कोई भी पंडित इस साय से इसका पीछा नहीं छुड़ा सकता है। इसको तो मुक्ति वही दिला सकता है जो बहुत सिद्ध पुरुष हो। मेरे बस की ये बात नहीं। उसके अंदर बोलते बताओ तो ये क्या हुआ। बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलते बोलते वहां से भाग गए। उनकी मम्मी ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडित जी वहां पर 1 मिनट भी नहीं रुके। और उनकी ये बात सुनकर उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये वो क्या कह गए हैं, आखिर उन्होंने क्या देख लिया। पता नहीं उन पंडित जी ने उस घर के अंदर ऐसा क्या देख लिया था। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया इनकी मदर को, तो उन्होंने इनके हस्बैंड को बताया, उन्होंने इनके फादर को बताया अनुज के। उसकी बात सुनकर वो बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी न किसी को ढूंढता हूँ, मैं ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अपने बच्चे को इलाज करवाएंगे और कोई ना कोई हमें ज़रूर मिलेगा। ये सब बात करके सब सोने चले जाते हैं। लेकिन अनुज की मदर, अब माँ तो माँ होती है, उनका मन नहीं लग रहा था। वो जो पंडित जी की बात थी वो सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी। तो रात को करीबन 12:30-1 बजे के आसपास वो उठकर अनुज को चेक करने के लिए जाती है। तो अनुज का जो रूम था उसके अंदर एक छोटा बल्ब हमेशा वो जला के सोया करता था। और उस बल्ब की रोशनी जो है वो बाहर हॉल के अंदर आ रही थी। उसकी मम्मी जैसे उसके रूम की तरफ बढ़ी, वो एकदम ठटक के रुक गई, क्योंकि वो जो रोशनी आ रही थी रूम से बाहर, उसमें उन्हें एक परछाई बनती हुई दिखाई दे रही थी। वो परछाई देखकर साफ साफ लग रहा था कि एक औरत की परछाई, उसके बहुत लंबे लंबे बाल आंगन पर फैले हुए हैं। उसकी मदर ये देखकर घबरा जाती है और धीरे से जाकर अनुज के रूम में झांकती है, और झांकते ही वो एकदम से बहुत तेज चिल्लाती है और वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है। उनकी चीख सुनकर उनके फादर और अनुज दोनों भागते हुए बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि उसकी मदर नीचे पड़ी हुई है। उसको उठाकर अंदर इनके कमरे में लेकर जाते हैं, उनके मुंह पर पानी का छिड़काव करके वो होश में लाते हैं। और जैसे वो होश में आती है, उठकर उसको अपने गले में लगा लाती है और अपने हस्बैंड को देखते बोलती है कि मेरे बेटे की जान खतरे में है। मैंने इसके पास एक औरत को देखा है जो कि इसके अंगूठे को चूस रही थी। तो बोलते क्या बात कर रहे हो, तो उनको विश्वास नहीं था इस बात पर। तो उन्होंने बोला आप इसका अंगूठा देखो। तो उन्होंने अनुज का अंगूठा देखा, तो वाकई में उसके अंगूठे के ऊपर दांत के निशान थे, जैसे किसी ने उसके अंगूठे के ऊपर दांत गड़ा रखे। उन्हें भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन अनुज की हालत देखकर वो इस चीज को इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। वो दोनों पूरी रात अनुज के रूम में ही रहे। और अनुज तो पहले से ही अधमरी सी हालत में था, उसे इस किसी चीज का होश भी नहीं था कि उसके पैर में किसी ने दांत गड़ाए हैं, उसे दर्द हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। अगले दिन से इनके मदर और फादर इनके शहर के हर एक मंदिर में भटकना शुरू करते हैं, लेकिन जिसको भी ये बताते हुए बोलता कि ये मेरे बस की बात नहीं है। थक हार कर वो एक मंदिर पहुंचे। उस मंदिर में जो पंडित जी थे उन्होंने उनसे कहा कि देखो, आप ये जिस प्रॉब्लम को लेकर भटक रहे हो उसका इलाज आपको किसी मंदिर में नहीं मिलेगा। आज के ज़माने में अगर किसी को सच्ची तंत्र विद्या आती है तो वो होते हैं अघोरी। आपको एक अघोरी साधु के पास जाना होगा। अनुज के फादर उनसे पूछते लेकिन पंडित जी मुझे अघोरी मिलेंगे कहाँ। उन्होंने बताया कि देखो, अघोरी आपको मंदिरों में नहीं, अघोरी आपको मशान में मिलेंगे, शमशान में मिलेंगे। मैं एक बहुत पहुंचे हुए अघोरी बाबा को जानता हूँ, जिनके बारे में जानता हूँ, और मैक्सिमम टाइम ज़्यादातर वो उस एक पर्टिकुलर शमशान का रास्ता बताया कि वहाँ पर वो मिलते हैं, आपको वहीं पर जाना पड़ेगा इस बच्चे को लेकर। तो उसने कहा कि पता नहीं वो मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं शमशान में जाऊँगा, इस बच्चे की हालत पहले ही खराब है। तो पंडित जी, क्या मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आज की रात आप इनको यहाँ मंदिर में रहने देंगे। तो पंडित जी बोलते हैं आप चिंता ना करें, ये यहाँ रहेंगे, मैं भी इनके साथ रहूँगा, आपके बच्चे की भगवान रक्षा करेंगे। उन्होंने जो अनुज था उसके हाथ पे धागा बांधा और फिर उन्होंने उसको वहाँ बिठाया। बोले हम रात को यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहेंगे, लेकिन आप जाइए और अघोरी बाबा को ढूंढिए, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान है जो आपके बच्चे की जान बचा सकते हैं। ये सारी बातें होने के बाद वो रात का इंतजार करते हैं। रात होने के बाद जिनके पापा थे अनुज के, वो निकलते हैं उसी शमशान की तरफ जिसका रास्ता इन पंडित जी ने बताया था। इधर इनके जाने के बाद इनकी मम्मी दुर्गा सप्तशती का पाठ करती रहती है वहाँ पर बैठे बैठे अपने बच्चे को बचाने के लिए। ये वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो इनकी किस्मत की बात है कि वहाँ पर इनको वाकई में शमशान के अंदर एक अघोरी बाबा बैठे हुए दिखते हैं जो कि ध्यान में लगे हुए थे। उनके पापा उनको देखकर इंतजार कर रहे होते हैं कि वो उनको छेड़ेंगे नहीं, उनका ध्यान भंग नहीं करेंगे। जब वो ध्यान से उठेंगे तभी वो उनसे बात करेंगे, वरना हो सकता है कि उनसे नाराज हो जाए, और अगर एक बार वो नाराज हो गए तो फिर उनके बच्चे को कोई नहीं बचा पाएगा। 2 घंटे तक वो वहीं खड़े रहे, लेकिन बाबा टस से मस अपने ध्यान से बाहर नहीं निकले। वो उनकी आंखों से आंसू आने लग गए कि कब पता नहीं बाबा जाके मेरे बच्चे का क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बाप का प्यार भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो वहाँ टूट चुके थे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा कब आँख खोलेंगे। एक बार तो उन्होंने सोचा कि मैं जगा दूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उनके अंदर से कहा जाए कि नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ। करीबन 40-45 मिनट के बाद वो बाबा वहाँ से ध्यान से बाहर निकलते हैं और बाहर आँख खोलते उनके सामने वो अनुज के फादर खड़े होते हैं हाथ जोड़कर। तो बोलते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। अनुज के फादर सारी बात उनको बताते हैं। उनकी बात सुनकर बाबा थोड़ी देर वापस आंख बंद करते हैं और वापस से आंख खोलकर ध्यान लगाकर वो बोलते हैं कि कोई साधारण भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं है, ये एक पिशाचिनी है।
और इस पिशाचिनी की साधना जो है वो लगातार चल रही है और ये तुम्हारे बेटे का खून चूस कर शक्तियां अर्जित कर रही है। उनके मुंह से एक बात सुनकर के फादर के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले बाबा कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा एक ही बेटा है और वो छोटा है, मैं उसे खो नहीं सकता। तो बोलता है कि तुम मुझे अपने बेटे के पास लेकर चलो। इतना कहते ही उनके फादर बाबा को अपने साथ लेकर उस मंदिर पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि अनुज के ऊपर किसी ने एक पिशाचिनी को छोड़ा था और वो पिशाचिनी धीरे धीरे उसकी बॉडी से सारा ब्लड खींच रही थी। शायद ये एक रक्त पिशाचिनी थी जिसको किसी ने अनुज के ऊपर छोड़ा था। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब भी आपको अभी आगे मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं भी अब एक पिशाचिनी साधना शुरू कर दूं, सब्सक्राइबर पिशाचिनी साधना। क्योंकि कई लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। भाई बहुत मेहनत होती है, बहुत रिसर्च करके कंटेंट लाना पड़ता है, आपके लिए उसको मैनेज करना पड़ता है। आप हमें थोड़ा सा अप्रिशिएशन दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना मुझे भी कुछ इस तरह से सब्सक्राइबर पिशाचिनी साधना करनी होगी। फिर एक पिशाचिनी आपके पास आएगी और तब तक आपको नहीं छोड़ेगी जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो उनके फादर उनको लेकर पहुंचते हैं मंदिर पर। मंदिर पर पहुंचकर वो अनुज की हालत देखते हैं और देखते ही वो बोलते हैं कि इस लड़के पर जो भी करवाया गया ना वो तुम्हारा कोई बहुत ही करीबी है, तुम्हारे कोई घर का है, इसलिए इतनी आसानी से इसके ऊपर ये सब चल रहा है। उसके बाद वो अनुज के पास पहुंचते हैं, पुजारी जी से वो लोटे के अंदर पानी लेते हैं, ऐसे आंख बंद करके उसमें कुछ कुछ बोलते हैं और उसका मुंह खोलकर उसके मुंह में इस तरह से वो पानी टपका देते हैं। और पानी टपकाते हैं, जैसे ही पानी उसके गले से अंदर उतरता है अचानक से अनुज उल्टी करता है, खून की उल्टी। उसके मुंह से खून निकलता है और खून निकलने के बाद उसके मुंह से निकलती इतनी बड़ी हड्डी का एक टुकड़ा। सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा इसके गले में चला कैसे गया। उसके बाद वो बाबा उस हड्डी के टुकड़े को अपने हाथ में उठाते हैं, थोड़ी देर वापस आंख बंद करते हैं और हंस मुस्कुराते उसके फादर की तरफ देख के बोलते हैं, जानना चाहोगे ये सब कौन कर रहा है? उसके पिताजी बोलते हैं, हाँ मुझे बताइए, आखिर कौन है जो मेरे बेटे की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है? तो आप बोलते हैं, चलो मेरे साथ, लेकिन जो भी देखो छुप कर देखना। इसके बाद वो उन्हें एक दूसरे शमशान की तरफ लेकर जाते हैं और जब वो शमशान के पास पहुंचते तो उनको इशारा करते हैं छुपने का और छुपकर उनको देखने के लिए बोलते हैं। शमशान का नज़ारा देखकर इनके फादर मदर दोनों के आंखों से आंसू भी निकल रहे होते और उनको विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये लोग उनके बेटे के साथ ऐसा कर सकते हैं। जो वो देखते हैं उनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। वो देखते हैं कि उनकी अपनी बहन यानी अनुज की बुआ शमशान में एक जलती चिता के पास बैठे, वहां पर उसने एक हवन कुंड में अग्नि जला रखी है। वो और उसके हस्बैंड दोनों उसमें मंत्र पढ़ते हुए कुछ हवन कर रहे हैं और दोनों के दोनों अर्धनग्न अवस्था में है। अनुज की बुआ बहुत तेज तेज मंत्रों का उच्चारण कर रही थी और उसके जो हस्बैंड थे वो अग्नि डाल रहे थे हवन के अंदर। और तभी अचानक से अनुज की मम्मी को अनुज के फूफा के पीछे से एक औरत निकल के आती हुई दिखाई देती है, जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे। दिखने में वो इतनी सुंदर थी जैसे कोई अप्सरा हो, लेकिन उसको देखते अनुज की मम्मी पहचान गई थी। उसके हस्बैंड से बोलती कि तो वही औरत है जो उस दिन अनुज के खून चूस रही थी। ये सब देखने के बाद वघुरी बाबा इशारा करते हैं उनको वापस चलने का और ये लोग वापस से उस मंदिर पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर बाबा उनसे बोलते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा, ये क्रिया सिर्फ अब 2 दिन की और बची है और अगर तुम 2 दिन और लेट हो जाते तो तुम अपने बच्चे को बचा नहीं सकते थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बालक को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो बहुत सी बातें बोल रहे थे, लेकिन अनुज के फादर का दिमाग सुन्न हो चुका था। उनको विश्वास ही नहीं होता कि उनकी अपनी बहन उनके बेटे की जान के पीछे पड़ी हुई है। वो भी अच्छे से जानते थे कि 12 साल के बाद उनको ये बेटा हुआ था। जी हाँ, अनुज इतनी आसानी से नहीं हुआ था। इनके मदर फादर ने 12 साल तक उसके इस दुनिया में आने का इंतजार किया था। अनुज के फादर की स्थिति को देखकर वो बाबा ही समझ जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, पैसा अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब कर देता है और जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण पैसा है। कि मम्मी को कुछ समझ भी नहीं आता। वो उनके हस्बैंड के पास जाके बोलती, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है, वो तो खुद अच्छी खासी है, स्थिति में है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। तो उसके फादर बोलते हैं कि वो सब ज़मीन जायदाद के लिए कर रही है। मेरे पिताजी ने हमारी शादी से पहले ही सारी ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दी थी। इससे नाराज़ होकर उसकी बहन ने इनके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था और उसके बाद वो सीधी उनकी शादी में यानी अनुज के मदर फादर की शादी में ही आई थी। वो इतना बोलकर चुप हुए थे कि घुरी बाबा बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी शादी की खुशियाँ मनाने आई थी? जो 12 साल तक तुमको बच्चा नहीं हुआ ना, उसका कारण भी यही औरत है। ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बाबा बोलते हैं, जो हो गया वो हो गया है, सुबह होने को है, सुबह हो ही गई थी ऑलमोस्ट। तो बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे की पूजा मैं आज रात को करूँगा
ठीक है। और वो उस बच्चे के हाथ पे धागा बांधते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। उससे पहले उनको बता के जाते हैं कि उनको उसी शमशान में आना है जहाँ इनको ये बाबा मिले थे। उस दिन सुबह से लेकर रात तक अनुज के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आ गया, जैसे वो बिल्कुल ठीक हो गया है। रात को उससे पहले उस बाबा से वो मिलकर आए थे। बाबा ने उनको सामान लाने को कहा था, इनके फादर को टाइम दिया था आने का, करीबन रात को 11:30 बजे के आसपास। और उन्होंने उनसे मांस, शराब और एक जानवर का खून मंगवाया था। इसके बाद वो पूजा शुरू होती है। बाबा अपने एक हवन जलाते हैं, एक बहुत बड़ा गोला बनाते हैं, उस गोले के अंदर अनुज को बिठाते हैं और अपने मंत्र उच्चारण करना शुरू करते हैं। ये सब करने से पहले वो अनुज को समझा देते हैं कि बेटा जब मैं कहूँ तो ये सामान वो एक थाली के अंदर रखते हैं और इस सामान को तू एक हाथ से बाहर रख देना, चाहे कुछ भी हो जाए गोले से बाहर मत निकलना। इसके बाद अपना मंत्र उच्चारण करना शुरू करते हैं। शमशान की तरफ जाते बिल्कुल खूब अंधेरा रहता है, कुछ भी नहीं था, हल्की फुल्की रोशनी जो हवन चल रहा था उसी की थी। और उनका मंत्र पढ़ना शुरू हुआ था। करीबन 10-15 मिनट के बाद ही आप विश्वास नहीं करेंगे, इनके मदर फादर को अंधेरे में से एक परछाई सी चलती हुई नजर आती है। और ये कोई और नहीं, ये वही औरत थी जिसको इसकी मदर ने देखा था। पता नहीं कैसे वो सबको दिख रही, शायद बाबा की शक्तियां थी जो इन सबके सामने इस नज़ारे को दिखा रही थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। जैसे ही वो आई, बाबा ने अनुज को इशारा किया। अनुज ने वो प्लेट जैसे आगे सरकाई, उसको देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो नीचे बैठ गई और बैठकर वो मांस को निचोड़ निचोड़ खाने लगी और एक बार में थाली से वो पूरा का पूरा खून पी गई। इसको देखकर अनुज बुरी तरह से घबरा गया। वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर रोने लगता है और उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। वो बोलता है, रुक जा बच्चे, अगर तूने इस गोले से एक कदम ही बाहर निकाला तो उस मांस और खून की जगह तू होगा। और उससे छोटा सा बच्चा जो 9th क्लास में पढ़ रहा है, उसको क्या होगी। बाबा ने उसको शांत किया, बैठ जा बेटा, यहीं बैठा रहे। उस बच्चे को बहुत डर लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और बस वो सिकुड़ कर अपने उस गोले के अंदर बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद वहाँ से सब गायब हो जाती है। वो जो औरत थी वो सब कुछ गायब हो जाती है। और उसके बाद बाबा अनुज से बोलते हैं, बेटा आँख खोल ले। फिर वो आँख खोलता है और उसके बाद बोलते हैं कि अब सब कुछ सही हो चुका है, ये बच्चा अब खतरे से बाहर है, वो जो भी कोई थी वो यहाँ से जा चुकी है। उन्होंने उन अघोरी बाबा को बहुत 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 धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि हम आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो बाबा बोलते कि बेटा तो सब भगवान की माया है, सही समय, मेरा इस बच्चे को बचाना मेरे हाथ में लिखा हुआ था, इसलिए सही समय पर मैं तुम्हें मिल गया, लेकिन आगे से इसका ध्यान रखना। उसके बाद से इन्होंने अपनी बुआ से हर तरह का कांटेक्ट छोड़ दिया। ऑल्दो अनुज को बहुत सारी बातें याद नहीं थी, लेकिन वो बड़ा हो चुका, उसको ये सारी बातें बताई गई। लेकिन उसके बाद भी कई बार अनुज के सपनों में उसको आंख बंद करते वो मंजर दिखाई देता था जहाँ पर वो पिशाचिनी उसके हाथ से उस प्लेट में वो मांस खा रही थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और उसके बाद दोबारा कभी उसके साथ ऐसा हुआ नहीं। इसकी बुआ कहाँ है, क्या कर रही, कुछ नहीं, इनको उनसे कोई मतलब नहीं है, बातचीत कुछ भी नहीं होती। इस ऐसे इवेंट के बाद कौन उनसे कोई रिश्ता रखेगा। लेकिन ऐसा कैसे होता है, कैसे लोग पैसों की भूख के अंदर अपनों की जान भी नहीं बख्शते हैं। ऐसी कितनी बड़ी दुश्मनी थी या ऐसा कितनी बड़ी थी वो जायदाद। एक बार वो बैठकर अपने भाई से मांगती तो शायद कुछ ना कुछ हल निकल जाता। लेकिन एक ऐसा कपल जिसको 12 साल बाद एक बच्चा हुआ और उसको भी इस तरीके से वो खत्म करना चाहती थी। ऑल इन ऑल मुझे नहीं पता ये चीज़ें पॉसिबल है या फिर नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है खुद जिनके साथ उनके फ्रेंड ने। कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ होगा, चाहे वो एक इल्यूजन कह लो या आप एक प्रोसेस कह लो या फिर आप उसे काला जादू कह लो। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है किसी एक पिशाचिनी को साध कर उसको अगर किसी के पीछे लगा दिया जाए और उसको एक टारगेट दे दिया जाए कि वो उसकी जान लेगी, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? और जिसने काम किया है क्या कर्मा घूम के उसके पास वापस नहीं आएगा? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।